तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो से एकदम उर्दू ग्रामर बेसिक से स्टार्ट हो रहा है। जी हाँ, एकदम स्टार्टिंग से, एकदम शुरुआत से मैं आप लोगों को उर्दू ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये पार्ट 1 है उर्दू ग्रामर का, और इसी तरह आप लोगों को पार्ट 2, पार्ट 3 करके पार्ट वाइज मिलता रहेगा और टोटल उर्दू ग्रामर कंप्लीट करा रही हूँ। और ध्यान में रखिएगा, ये उर्दू ग्रामर ऑल एग्ज़ाम के लिए, फॉर ऑल एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अभी हाल ही फिलहाल में बीपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है 7वां चरण की नियुक्ति के लिए, उसके लिए भी आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, तो उसके लिए भी है। अगर आप उर्दू सब्जेक्ट लेना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपका स्वागत है। ये उर्दू ग्रामर उसके लिए भी है, मतलब 7वें चरण की जो नियुक्ति के लिए एग्ज़ाम बीपीएससी जो कंडक्ट करने वाला है उसके लिए भी है। यहाँ तक कि ऑल एग्ज़ाम केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, सुपर टेट वगैरह, CUET या फिर DLED, BEd, सभी तरह के DLED का जो फॉर्म फिल हुआ है और बहुत जल्द DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी है। मतलब सभी एग्ज़ाम के लिए ये उर्दू ग्रामर है। एकदम स्टार्टिंग से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप सभी लोगों से करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हुए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वैसे तो चैनल नया है, ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, मतलब कि इस चैनल पर सिर्फ एंट्रेंस, सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम, ऑल टाइप ऑफ एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और इसीलिए उर्दू ग्रामर जो आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सभी तरह के एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे, और वीडियोज़ को लाइक भी कर दिया करें और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दे अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास। जितने भी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के पास इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उर्दू ग्रामर, सबसे पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक जो है ना, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी वाहिद और जमा। अब आप लोग कहेंगे स्टार्टिंग में ही आप हमको वाहिद और जमा क्यों पढ़ा रही हैं? आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद से बाकी सारी चीज़ें आप लोग हम पर छोड़ दें। कैसे तैयारी करवानी है, क्या सबसे पहले पढ़ाना है, क्या बाद में, ये बाकी सारी चीज़ें हम पर छोड़ दें। बस आप लोग अपने माइंड में ये बात ज़रूर बिठा लें कि आप लोगों का अब फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, पहली बार आप लोग एग्ज़ाम देंगे और पहली बार में ही आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाने वाला है। तो देखिए, ये आप लोग को पता चलेगा कि क्यों मैं सबसे पहले वाहिद और जमा ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि किसे कहते हैं। हो सकता है कि आप लोग पहले से जानते हो कि वाहिद और जमा किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी सुनिए बात को। वाहिद, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग एक वचन, क्या कहते हैं? एक वचन, और इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर। और जमा, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग बहुवचन और इंग्लिश में कहते हैं प्लूरल। ठीक है, वाहिद यानी कि एक वचन। किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक सामान को हम लोग कहते हैं वाहिद, हिंदी में एक वचन और इंग्लिश में सिंगुलर। जैसे कि ये एक मार्कर है, तो एक मार्कर ये क्या हो जाएगा? वाहिद। मार्कर क्या हो गया? ये एक है ना, तो इसको वाहिद बोलेंगे। और जमा को क्या कहते हैं? बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा सामान को, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग कहते हैं जमा, बहुवचन। तो ये एक मार्कर था तो वाहिद हो जा रहा था, लेकिन अगर एक से ज़्यादा मार्कर हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, या फिर बहुत सारा हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा? जमा कहलाएगा। तो इतना तो आप लोगों को आई होप पता होगा पहले से ही, वाहिद और जमा। और उर्दू में देखिए, हिंदी में तो वाहिद से जमा यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना आसान होता है। जैसे कि किताब है, एक किताब, तो वाहिद यानी कि एक वचन। और हिंदी में किताब से अगर बहुवचन बनाना है, यानी कि एक वचन से बहुवचन बनाना है, तो किताब का किताबें आप लोग बना देते हैं। हिंदी में बनाना आसान है। लेकिन क्या उर्दू लैंग्वेज में भी किताब का जमा यानी कि बहुवचन किताबें होगा? जी नहीं। उर्दू में भले ही किताब वाहिद है, लेकिन इसका जमा यानी कि प्लूरल, बहुवचन, किताबें नहीं होकर कुतुब होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सवाल, एक सवाल तो वो वाहिद हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा सवाल अगर मुझको पूछना है तो मैं कहूँगी कि मैं आपसे कुछ सवालात पूछना चाहती हूँ। यानी कि सवाल का जमा क्या होता है? सवालात। सवाल का जमा यानी कि प्लूरल, सवालात। उसी तरह जवाब, अगर आप लोग एक सवाल का जवाब दे रहे हैं तो जवाब हो गया वाहिद यानी कि एक वचन। लेकिन आप लोग ढेर सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं तो जवाब का जमा यानी कि प्लूरल होता है जवाबात। ठीक है, तो जवाब का जमा क्या होगा? जवाबात। उसी तरह कायदा होता है। कायदा मतलब नियम, कानून। तो एक कायदा, एक नियम को आप लोग क्या बोलेंगे? वाहिद बोलेंगे। लेकिन ढेर सारे नियम, ढेर सारे रूल और रेगुलेशन को, यानी कि कायदा का जमा बहुवचन क्या होगा? कवायद। कवायद। और ध्यान दीजिए, अभी आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? उर्दू कवायद। यहाँ पर क्या है? कवायद। यानी कि ये जो कवायद लफ्ज़ है ना, ये लफ्ज़ क्या है? एक जमा लफ्ज़ है, प्लूरल वर्ड है ये।
यानी कि उर्दू कवायद का मतलब ये हुआ कि उर्दू भाषा, उर्दू लैंग्वेज को पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए जो नियम और कानून है उसी को कहते हैं हम लोग उर्दू कवायद। उर्दू भाषा को पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए, बोलने के लिए जो हम नियम और कानून को सीखते हैं, जो कायदा और कानून को सीखते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग उर्दू कवायद। तो फाइनली आप लोग को अब समझ में आया होगा कि उर्दू कवायद किसे कहते हैं। अभी आप लोग उर्दू को पढ़ रहे हैं, सीखे, अब आप लोग आज से सीखना स्टार्ट कर रहे हैं कि कैसे वाहिद से जमा बनता है, कैसे मुतरादिफ होता है, कैसे मुतजाद होता है, इस्म, फेल, हर्फ वगैरह, ये हर एक चीज़ अब आप लोग उर्दू के बारे में, उर्दू लैंग्वेज के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। यानी कि आज से आप लोग का उर्दू कवायद, यानी कि उर्दू को पढ़ने लिखने का जो नियम कानून है वो सीखना स्टार्ट हो रहा है। आप लोग अब सीखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है? उर्दू कवायद है। और उर्दू कवायद, कवायद को ही इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। तो उर्दू कवायद को आप लोग इंग्लिश में उर्दू ग्रामर भी बोल सकते हैं, या फिर कवायद को हिंदी में कहते हैं हम लोग व्याकरण। तो उर्दू कवायद बोलिए, उर्दू ग्रामर बोलिए, या फिर उर्दू व्याकरण बोलिए, बात एक ही है। ठीक है। उसी तरह इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, सीखने के लिए आप लोग क्या करते हैं? इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं। तो इंग्लिश कवायद भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि कवायद का मतलब क्या? ग्रामर। ठीक है। तो इंग्लिश कवायद बोल सकते हैं। हिंदी व्याकरण, व्याकरण का मतलब क्या? हिंदी भाषा को पढ़ने, लिखने और सीखने के लिए, बोलने के लिए हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं। तो वो भी क्या हो गया? आप लोग उसको भी हिंदी कवायद बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कवायद बोलिए, ग्रामर बोलिए, या फिर आप लोग व्याकरण बोलिए, बात एक ही है। तो इससे वाहिद और जमा, इस टॉपिक को समझने से आप लोग को दो चीज़ें क्लियर हो गई। एक तो आप वाहिद और जमा ये दोनों टॉपिक समझ गए। उसके साथ साथ आप लोग ये भी समझ गए कि उर्दू कवायद आखिर कहते किसे हैं, उर्दू कवायद किसे कहते हैं और उर्दू कवायद का मतलब क्या होता है। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे की चीज़ों को समझते हैं। इसको मैं एक डब्बा में बंद कर दे रही हूँ। अब देखिए, जैसे कि आप बचपन में हिंदी और इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो आपके मम्मी पापा पढ़ाते होंगे या फिर जो भी आपके टीचर हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए होंगे तो सबसे पहले क्या पढ़े होंगे? ABCD पढ़े होंगे। आपके मम्मी पापा याद कराते होंगे ABCD। तो ये सब क्या है? ए क्या है? लेटर है। मतलब ABCD ये सब क्या है? लेटर है। ए एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है और D एक लेटर है। तो ABCD इसको एक क्रम में सजा दिया जाए A से लेकर Z तक, तो A से लेकर Z तक के सभी लेटर को हम लोग एक साथ क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट कहते हैं। यहाँ तक आप लोग को पता है। A से लेकर Z तक के सभी लेटर को एक साथ अगर क्रम में रख कर सजा दिया जाए तो उसको बोला जाता है अल्फ़ाबेट। उसी तरह आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, क ख ग याद किए होंगे, क ख ग याद किए होंगे ना, क ख ग घ, इस तरह पूरा ज्ञ तक। तो ये क ख ग ये क्या है? इसको क्या कहेंगे आप लोग? इसको कहेंगे अक्षर। क एक अक्षर है, ख एक अक्षर है, ग एक अक्षर है और घ एक अक्षर है। तो इन सभी अक्षरों को अगर क्रम में सजा दिया जाए, क ख ग घ अंग च च ज झ, इस तरह, तो क से लेकर ज्ञ तक के सभी अक्षरों को एक साथ जब सजा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है वर्णमाला। यानी कि वर्णों का क एक वर्ण, इसको वर्ण भी बोल सकते हैं या फिर अक्षर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्णों को सजा दिया जाए माला की तरह, तो वर्णमाला। यानी कि क से लेकर ज्ञ तक के सभी अक्षरों को एक क्रम में सजा दिया जाए तो उसको कहते हैं वर्णमाला। और उसी तरह इंग्लिश में होता है ABCD, A से लेकर Z तक के सभी लेटर को सजा दिया जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट, हिंदी में वर्णमाला। लेकिन अब बात करें उर्दू की, तो उर्दू में भी तो आप लोग पढ़ते हैं अलिफ बे पे। ठीक है, अलिफ बे पे वगैरह पढ़ते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे? अलिफ क्या है? एक, इसमें तो A को आप लेटर बोल रहे थे, B को लेटर बोल रहे थे, क एक अक्षर था, ख एक अक्षर था। लेकिन उर्दू में अलिफ बे पे जब आप लोग पढ़ते हैं तो उर्दू में ये अलिफ को आप लोग बोलेंगे क्या? हर्फ। क्या बोला जाता है? हर्फ। बे भी एक हर्फ है, पे भी एक हर्फ है। और इन सभी हर्फों को एक माला की तरह सजा दिया जाए, मतलब क्रम में सजा दिया जाए, अलिफ बे पे आप लोग पढ़ते हैं ना, तो सजा दिया जाता है। तो उसको हम लोग कहते हैं हरूफ तहज्जी। क्या कहते हैं? हरूफ तहज्जी। यानी कि इन सभी हर्फ को सजा दिया जाए। जिस तरह क ख को सजा दिया गया था तो उसको बोला जा रहा था वर्णमाला, ABCD को सजा दिया गया था तो उसको बोला जा रहा था अल्फ़ाबेट। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में हर्फ यानी कि अलिफ बे पे को सजा दिया जाता है तो उसको बोला जाता है हरूफ तहज्जी। यानी कि समझ रहे हैं बात को? इंग्लिश में अल्फ़ाबेट बोलिए, हिंदी में बोलिए वर्णमाला, और उर्दू में क्या बोलेंगे आप लोग? हरूफ तहज्जी। हर्फ एक सिंगुलर है, हर्फ क्या है? वाहिद है। एक हर्फ, अलिफ क्या है? एक हर्फ है। तो हर्फ
एक हर्फ है तो वो वाहिद हो जाएगा, लेकिन हर्फ का जमा यानी कि प्लूरल क्या हो जाएगा, हुरूफ। हर्फ का, एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं मिटा दूँ। हर्फ एक क्या है, एक हर्फ है तो वो वाहिद, और हर्फ का जमा यानी कि बहुवचन क्या होगा, हुरूफ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे हर्फ को सजा दिया गया है तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, हुरूफ तहज्जी। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होता है, हिंदी में वर्णमाला होता है, और उर्दू में अगर वही हर्फ को सजा दिया जाए अलिफ बे पे को एक क्रम में तो उसको बोला जाता है हुरूफ तहज्जी। तो अल्फ़ाबेट बोलिए, वर्णमाला बोलिए या फिर हुरूफ तहज्जी बोलिए, बात एक ही है। हुरूफ तहज्जी को आप लोग उर्दू में मतलब आप बोल सकते हैं वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही है, बस लैंग्वेज चेंज है। ये हिंदी हो जा रहा है, ये हिंदी हो जा रहा है, ये इंग्लिश हो जा रहा है और ये उर्दू हो जा रहा है। ठीक है, अब सुनिए, लेटर आप लोग जानते हैं इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होता है कितना होता है, इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में। ठीक है, हिंदी में आप लोग जानते हैं हिंदी में जो अक्षर होता है वर्णमाला वो कितना होता है, बताइए तो। हिंदी में जो वर्णमाला होता है ना वो टोटल 52 होता है, 52। और उसी तरह उर्दू में भी होता है। उर्दू में भी हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ाबेट जो होता है ना, हर्फ का टोटल अगर काउंट किया जाए हर्फ को, यानी कि हुरूफ तहज्जी में जितने भी हर्फ है उसको काउंट किया जाए तो टोटल इसमें भी 52 है। यानी कि हिंदी और उर्दू दोनों का जो हुरूफ तहज्जी में हर्फ है यानी कि लेटर है वो दोनों एकदम बराबर है। हिंदी में भी वर्णमाला में टोटल 52 अक्षर और उर्दू में भी हुरूफ तहज्जी यानी कि वर्णमाला में टोटल 52 हर्फ। ठीक है ना, तो दोनों में 52 याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि हुरूफ तहज्जी में हर्फ की संख्या कितनी है, हर्फ की तादाद। ठीक है, तो टोटल 52। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए जिस तरह एक लेटर, ये ए क्या है, एक लेटर है, बी एक लेटर है इंग्लिश में, और इंग्लिश में एक से ज़्यादा लेटर मिलकर एक वर्ड बनता है, जैसे कि APPLE एप्पल। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर है। 5 लेटर से मिलकर ये एक वर्ड बना है, 5 लेटर से मिलकर ये एक वर्ड बना है एप्पल। तो लेटर से मिलकर क्या बनता है, वर्ड बनता है इंग्लिश में। उसी तरह हिंदी में अक्षर से मिलकर शब्द बनता है, जैसे कि आम। आम में देखिए आ है और उसके बाद म है, तो इसमें 2 अक्षर है, 2 अक्षर मिलकर एक शब्द बना दिए आम। तो हिंदी में अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में भी होता है। उर्दू में भी हर्फ, एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं, यानी कि जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लगा दिए और उसके ऊपर मीम, अलिफ के ऊपर मद लगाकर इसमें मीम जोड़ दिए, तो ये हो गया आम। ठीक है, इसमें 2 हर्फ हैं, कितने हैं, 2 हर्फ हैं, और ये 2 हर्फ से मिलकर बन गया लफ्ज़। यानी कि इंग्लिश में आप वर्ड बोलिए, हिंदी में शब्द बोलिए या फिर उर्दू में लफ्ज़ बोलिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। लेटर, अक्षर और हर्फ तीनों का मतलब एक। और जिस तरह इंग्लिश में लेटर से, बहुत सारे लेटर से मिलकर, एक से ज़्यादा लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, उसी तरह हिंदी में एक से ज़्यादा अक्षर से मिलकर शब्द बनता है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर क्या बनता है, लफ्ज़ बनता है। यानी कि लफ्ज़ का मतलब वर्ड या फिर शब्द। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे सुनिए। फिर उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस यानी कि क्या बनता है, वाक्य बनता है। जैसे कि एप्पल था, ये एक वर्ड है, तो आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एक सेब खा रही हूँ। तो देखिए तो इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5, इसमें 5 वर्ड है। कितने वर्ड है, 5 वर्ड। तो ये 5 वर्ड 5 शब्द से मिलकर बना एक वाक्य हो गया। क्या हो गया, वाक्य यानी कि सेंटेंस। ठीक है, तो इंग्लिश में एक से ज़्यादा लेटर मिलकर वर्ड बनता है, जैसे कि एप्पल बना था, और एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है, जैसे कि ये सेंटेंस बना था, आई एम ईटिंग एन एप्पल। बिल्कुल उसी तरह हिंदी में भी होता है, एक से ज़्यादा अक्षर मिलकर शब्द बनता है, जैसे कि आम हो गया, अनार हो गया, सेब हो गया, ये सब क्या है, शब्द हैं। और ढेर सारे एक से ज़्यादा शब्द मिलकर वाक्य बनाते हैं, यानी कि सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं आम खा रही हूँ, तो मैं आम खा रही हूँ, इसमें देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 शब्द है। कितने शब्द है,
5 शब्द, तो 5 शब्द से मिलकर ये एक वाक्य बन गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उर्दू में भी होता है। जिस तरह यहाँ पर एक से ज़्यादा लेटर मिलकर इंग्लिश में वर्ड बना दे रहे थे और एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बना दे रहे थे, और उसी तरह हिंदी में भी हो रहा था, एक से ज़्यादा अक्षर मिलकर शब्द बना दे रहे थे और एक से ज़्यादा शब्द मिलकर एक वाक्य बना दे रहे थे। ये क्या है? वाक्य है। बिल्कुल उसी तरह उर्दू में भी होता है, एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनाते हैं। जैसे कि आम में एक अलिफ हर्फ है और एक मीम हर्फ है, तो ये दोनों हर्फ मिलकर एक लफ्ज़ बन गया आम। तो एक से ज़्यादा हर्फ मिलकर लफ्ज़ बनता है और एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलकर जुमला बनता है, यानी कि सेंटेंस या फिर वाक्य को उर्दू में क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जैसे कि मैं आम खा रही हूँ, यहाँ पर लिखूँ मैं आम, एक मिनट, खा रही हूँ, तो मैं, ये हो गया पहला लफ्ज़, आम ये हो गया दूसरा लफ्ज़, खा ये हो गया तीसरा लफ्ज़, रही ये हो गया चौथा लफ्ज़ और हूँ ये हो गया 5वां लफ्ज़। तो ये 5 लफ्ज़ से मिलकर बन गया जुमला। इसको क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। जुमला को आप हिंदी में वाक्य कहिए या फिर इंग्लिश में सेंटेंस बोलिए, बात एक ही है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जिस तरह इंग्लिश में एक से ज़्यादा लेटर मिलकर वर्ड बनता है, उसी को हम लोग हिंदी में शब्द कहते हैं और उसी को उर्दू में कहते हैं लफ्ज़। उसी तरह एक से ज़्यादा वर्ड मिलकर सेंटेंस बनता है इंग्लिश में, और सेंटेंस को ही हिंदी में कहते हैं वाक्य और उर्दू में कहते हैं जुमला। ठीक है, मैं आम खा रही हूँ, ये एक जुमला है। ठीक है, और एक से ज़्यादा जुमला मिलकर एक पैराग्राफ बनता है और एक से ज़्यादा पैराग्राफ मिलकर एक स्टोरी, कहानी बनता है, निबंध बनता है, बात बनता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर भी है। इंग्लिश में भी एक से ज़्यादा सेंटेंस मिलकर पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से एक स्टोरी बनता है, फिर उसके बाद से निबंध बोलिए या फिर बात बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा कि वर्ड, उसके बाद से यानी कि लफ्ज़, हर्फ, लफ्ज़ और जुमला किसे कहते हैं, वाहिद और जमा क्या है, यहाँ तक आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। हुरूफ तहज्जी समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं या फिर वर्णमाला कहते हैं, और हुरूफ तहज्जी की संख्या कितनी है? 52 है। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वैसे तो थोड़ा आप बोल सकते हैं रफ टाइप का दिख रहा है, बट आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोग को आगे समझाती हूँ कि हुरूफ तहज्जी के आगे आप लोग को क्या पढ़ना है और हुरूफ तहज्जी को कितने भागों में बांटा गया है। जिस तरह अल्फ़ाबेट को 2 भागों में बांटा गया है ना, कॉन्सोनेंट और वोवेल, कॉन्सोनेंट और वोवेल, बिल्कुल उसी तरह हुरूफ तहज्जी को भी 2 भागों में बांटा गया है। आगे मैं आप लोग को समझाती हूँ। पहले यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। अब आगे समझिए। देखिए, हुरूफ तहज्जी में आप लोगों को बता दी, अलिफ से लेकर बड़ी ए तक सभी हर्फ को अगर क्रम में सजा दिया जाए तो उसी को कहते हैं हुरूफ तहज्जी, जिसको कहते हैं, आप कह सकते हैं वर्णमाला या फिर अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो हुरूफ तहज्जी का मतलब क्या? हिज्जा वाले हर्फ, जिसको और भागों में मतलब और हिस्सों में नहीं तोड़ा जा सकता है। उसी को, अलिफ को आप चाहे कि और हिस्सों में तोड़ दे तो क्या टूटेगा? बे को चाहे तो और हिस्सों में तोड़ दे तो नहीं ना टूटेगा। तो हुरूफ हिज्जा यानी कि हुरूफ तहज्जी मतलब हिज्जा वाले हर्फ क्या कहलाते हैं? हुरूफ तहज्जी। और संख्या में आप लोगों को बताई 52। अब देखिए, हुरूफ तहज्जी यानी कि ये जो 52 हर्फ है ना, 12 अक्षर, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है हुरूफ मुफरद और एक है हुरूफ मुरक्कब। याद रखिएगा, हुरूफ तहज्जी ये जो 52 हर्फ है, इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, एक हुरूफ मुफरद और एक हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद की संख्या 37 है और हुरूफ मुरक्कब की संख्या 15 है। हुरूफ मुफरद उस तरह के हर्फ को कहते हैं जिसको मतलब जो सिंगल होता है, जैसे कि अलिफ के ऊपर मद लगा हुआ है तो ये आ हो गया, अलिफ है, बे है, ये सिंगल है। लेकिन हुरूफ मुरक्कब उसे कहते हैं जिसमें 2 हर्फ हो, यानी कि देखिए बे में हे मिला हुआ है, बे में प्लस हे जोड़ दिया गया है, इन दोनों को मिलाकर बे में हे मिलकर ये हो गया है भ, यानी कि भे। तो ये भे क्या है? इसमें 2 हर्फ है, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं हम लोग हुरूफ मुरक्कब जिसमें 2 हर्फ हो। ठीक है, तो हुरूफ मुफरद की तादाद यानी कि संख्या है 37 और हुरूफ मुरक्कब की तादाद है 15। ठीक है, अब देखिए हुरूफ मुफरद में कौन कौन से हर्फ आ जाएंगे, तो लिख दी हूँ मैं। अलिफ मद आ हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज्वाद, दो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हमज़ा,
छोटी ए और ये बड़ी ए, ये सब क्या है, ये हुरूफ मुफरद, यानी कि 37 हुरूफ है जो कि हुरूफ मुफरद है। अब बचा ये 15 तो हुरूफ मुरक्कब है। देखिए बे में ही मिलाकर भे, पे में ही मिलाकर ये फे, ते में ही मिलाकर थे, टे में ही मिलाकर ठे, जिम में ही मिला के झे, चे में ही मिला के छे, दाल में ही मिला के धे, दाल में ही मिला के ढे, रे में ही मिला के रे, और रे में है मिला के ढे, और काफ में है मिला के खे, गाफ में है मिला के घे, लाम में है मिला के लेह, और मीम में है मिला के मेह, और नू में है मिला के ने। तो ये 15 हुरूफ मुरक्कब, और इन दोनों को मिला दिया जाता है तो बन जाता है हुरूफ तहज्जी, यानी कि टोटल 52। इन दोनों को मिला देंगे तो 52 हो जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग हुरूफ तहज्जी। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यहीं तक कंप्लीट करते हैं। फिर आगे की जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये पार्ट 1 हो गया, अब इसका अगला पार्ट आएगा, उसमें हम लोग आगे की चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में आप लोग को जो कुछ भी समझ में आया है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सकेगा तो मैं अगले वीडियो में कंफ्यूजन को क्लियर कर दूंगी। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई ना, समझ में आया है तो कमेंट में लिख कर बताएं कि हाँ चीज़ें समझ में आई है, और वीडियो को लाइक कर दे, अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। जो भी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ही इस वीडियो को शेयर करें, जो कि उर्दू सब्जेक्ट को लिए हैं और बाकी किसी भी सब्जेक्ट को लिए हैं। आप इस चैनल से जुड़कर पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर अब सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। चैनल नया है सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।